बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस पहले लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। तो हम मोल डिस्कस कर रहे थे। तो मोल की एक तो डेफिनेशन मैंने फ़र्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दी थी। अब जो असल चीज़ है वो है मोल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। मोल जो है वो मास से भी रिलेटेड है, मोल वॉल्यूम से भी रिलेटेड है और मोल नंबर ऑफ़ पार्टिकल से भी रिलेटेड है। तो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं इधर, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ पार्टिकल। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा है मास से रिलेटेड है, वॉल्यूम से और नंबर ऑफ़ पार्टिकल से रिलेटेड है। यानी जब मास हो जाएगा किसी चीज़ का, एटॉमिक मास जब ग्राम्स में आ जाएगा ना, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास है 12, कार्बन का मास है 12। जब 12 AMU होगा तो उससे मुराद एक एटम होगा। 12 ग्राम हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। जब लफ्ज़ इसी तरह वॉल्यूम से रिलेटेड है, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 22.4 DM³ हो जाएगा तो उस चीज़ की अमाउंट होगी 1 मोल। अगर किसी चीज़ के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हो जाएंगे तो वो चीज़ होगी 1 मोल। तो ये तीन चीज़ों से रिलेटेड है। ये भी बड़ा मशहूर सवाल आ सकता है आपको। तो 22.4 को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब इनके फार्मूले, मोल किन किन चीज़ों के बराबर मैंने कहा था, तो इसके फार्मूले जानना भी ज़रूरी हैं। तो तीन ही फार्मूले हैं। पहला लिखा हुआ है मोल W/M, W गिवन वेट, M मोलर वेट। अगर आपके पास 6 ग्राम कार्बन कह दें और कहा जाए इसके मोल मालूम करें, तो मोल का फार्मूला क्या होगा? मोल का फार्मूला है W/M। गिवन वेट 6 है, कार्बन का मोलर वेट 12 है, तो इसका फार्मूला होगा 0.5। फार्मूले के मुताबिक आंसर 0.5 मोल आएंगे। और अगर वेट पूछ लिया है, मोल दे दिए हैं, तो मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दें मोल से तो वो वेट आ जाएगा। तो पहला फार्मूला मोल का ये वाला है। अगला फार्मूला मोल का वॉल्यूम के साथ है कि किसी भी चीज़ का दिया हुआ वॉल्यूम लीटर में ओवर अब जो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम 22.4 ये, और ये भी इक्वल टू मोल के। तो अगर वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन करनी हो तो ये फार्मूला है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ कैलकुलेशन करनी हो तो यहाँ इसका फार्मूला मैं वैसे ही बता देता हूँ। वो इक्वल टू है मोल इज़ इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर एक थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है? तो पार्टिकल का लफ्ज़ एटम, मालिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट सब के लिए इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है बात किसकी कर रहे हैं। अब एन से मुराद एटम भी हो सकता है, एन से मुराद मालिक्यूल भी हो सकता है, एन से मुराद आयन भी हो सकते हैं। अगर आप सोडियम जैसी एन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो उससे मुराद आयन होगा। अगर आप अकेले सोडियम की बात कर रहे हैं तो उससे मुराद एटम होगा। अगर आप H2O की बात कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल से मुराद मालिक्यूल होगा। अब उसके अंदर एटम होंगे, मालिक्यूल के अंदर एटम होंगे। और अगर आप NaCl की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल से मुराद फार्मूला यूनिट होगा, क्योंकि NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये पार्टिकल सारे हो सकते हैं। तो हम फार्मूले पे आते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक N/Na। तो जब हम बात करेंगे तीनों फार्मूलों को इकट्ठा करके, तो फिर चौथा फार्मूला भी आप नोट कर लें। अगर आपने नंबर ऑफ़ एटम निकालना है तो डैट इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल। और अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना है मोल का फार्मूला लगा के, तो वो W/M लगाएंगे, या हम लगाएंगे वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। तो ये है नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने का। नंबर ऑफ़ पार्टिकल मीन मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट निकालने का ये फार्मूला है। यानी आपने अगर मालिक्यूल की तादाद निकालनी हो या आपने फार्मूला यूनिट की तादाद निकालनी हो तो आपके पास ये दो फार्मूले आ गए हैं। जो भी चीज़ दी हो, अगर दिया हुआ है वेट दिया हुआ है तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, और अगर दिया हुआ है वॉल्यूम तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल। अब सबसे अहम बात, नंबर ऑफ़ एटम मालूम करने हो तो फिर क्या तरीका है? तो नंबर ऑफ़ एटम, उसका तरीका है नंबर ऑफ़, पहले मालिक्यूल थे, नंबर ऑफ़ एटम का फार्मूला है मोल एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटम इन 1 यूनिट। एक यूनिट में कितने एटम है, एक मालिक्यूल में कितने एटम है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। आपको वो कहते हैं 18 ग्राम
वाटर है इसके मालिक्यूल भी ढूंढें और इसके जो है वो एटम भी ढूंढें। यानी 18 ग्राम वाटर, इसके मालिक्यूल भी ढूंढें और एटम भी ढूंढें। तो मालिक्यूल के लिए n इज़ इक्वल टू गिवन वेट W/m मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो W/m क्या है? W इज़ इक्वल टू 18, मोलर मास भी वाटर का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 का 1, 2 का 2, 18 आ गया, और ये एवोगाड्रो नंबर आ गया 6 मल्टीप्लाई 10^22। ये कैंसिल, तो जो नंबर ऑफ मालिक्यूल आए Na यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर आए। अगर वो कहते हैं एटम ढूंढें, तो आपने इस फार्मूले में थोड़ा इजाफा कर लेना है। वो इजाफा क्या है? वो है जब नंबर ऑफ़ एटम निकालने होते हैं ना, तो नंबर ऑफ़ एटम ढूंढने के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। एटम इज इक्वल टू वेट ओवर मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो वेट कितना है? 18 है, मोलर वेट भी इसका 18 अभी हमने किया। एन ए एवोगाड्रो नंबर आ गया, वो आपको पता है 6। अब वाटर के अंदर देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको 2 फार्मूले हैं नंबर ऑफ़ आर्टिकल ढूंढने के। वो 3 फार्मूले पीछे थे, ये 2 फार्मूले और हैं। तो इन 5 फार्मूलों से मोल एवोगाड्रो का कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो आपका सॉल्व हो सकता है और आपका सवाल उससे नहीं रहेगा इन 5 फार्मूलों से। तो 1 या 2 न्यूमेरिकल पीपीएससी में आते हैं ज़रूर कैलकुलेशन वाले, तो ये ज़रा आपके लिए करना आसान है। या तो वो उन 3 फार्मूले से पूछते हैं या इन 2 से पूछते हैं। ये 2 फार्मूले जो मैंने बोले आखिर पे, मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने ढूंढने हों मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल किसके होते हैं? किसी कोवलेंट कंपाउंड के। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड के होते हैं। तो फार्मूला फिर क्या है? N इज इक्वल टू W/m यानी मोल, अगर वॉल्यूम दिया है तो V/Vm मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सिंपल ये फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ढूंढने का। और अगर आपने मालूम करने हैं एटम, आयन, कोवलेंट बॉन्ड, चार्जेस, फिर फार्मूला है N इज इक्वल टू W/m, डिपेंड करता है मास दिया है कि नहीं, एवोगाड्रो नंबर, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी से, आयनिसिटी से, यानी नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट, नंबर ऑफ आयन इन 1 यूनिट, या नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 1 मॉलिक्यूल, उससे। तो इनसे आपके सवाल हर किस्म का हो जाएगा। तो पहले 3 फार्मूले अब पीछे बोल चुके हैं। तो ये टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये मेरे वाले ही जो मैंने आसान करके फार्मूले लिखे हैं, ये उन्होंने लिखे हुए हैं। अब मैस क्या है? मैस के मुख्तलिफ, एटॉमिक मैस क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट क्या है, ये भी आप बहुत पहले से पढ़ के आए हुए हैं। तो मैस, एटॉमिक मैस है जो कार्बन 12, कार्बन का मास होता है 12, इसका 1/12 यानी 12वां हिस्सा, वो होगा 1। अब इस 1 से किसी चीज़ का एटम जितना भारी होगा उसको वो मास दिया जाएगा। मतलब सोडियम का मास 23 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, क्योंकि वो इस 1 से 16 गुना भारी है। कार्बन 12 के मास का 1/12 हिस्सा, उसे कहते हैं एटॉमिक मैस। और एटॉमिक मैस यूनिट 1 AMU, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66। ये बड़ा आता है कि 1 AMU कितने के इक्वल है? 1.66 10⁻24 के इक्वल है। एटॉमिक मैस इज़ इक्वल टू मैस ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट ओवर 1 AMU, ये दूसरा उसका फार्मूला है। तो सिंपल इज़, ये कितने ग्राम के इक्वल है? 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66, और पीछे मैं बता चुका हूँ ये -24 ग्राम। अगर किलोग्राम में आए तो 1.66 10⁻27 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में ले जाते हुए 1000 से मज़ीद डिवाइड किया है, तो इसलिए ये 1000 से मज़ीद डिवाइड होकर पावर 3 और गिर गई है। तो आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 MU बेसिकली एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है। एवरेज एटॉमिक मैस और आम मैस में क्या फ़र्क है? जो आम मैस होता है ना 12, 14, 16, ये किसी एक एटम का होता है। तो वो एटम का मास, सब एटम का मास एक जैसे नहीं होते, आइसोटॉप्स होते हैं चूँकि। तो जब सारे आइसोटॉप का मास किसी एलिमेंटल के मास निकालने के लिए किया जाए ना, तो उसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मैस। मसलन
आपने नियॉन की फर्स्ट ईयर में एक एग्ज़ाम्पल देखी हुई है फर्स्ट ईयर की बुक में, तो चूँकि हर एक ने वो बुक पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक आइसोटोप मास 20 है, एक का 21 है, एक का 22 है। एक की परसेंटेज 90% है, एक की तकरीबन 1 है, 0.82 है ना, तो एक की 9 है। तो इनको जब हम मैथ्स को मल्टीप्लाई कर दें उनकी परसेंटेज के साथ और सब को ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, यानी तीनों की अबंडेंस का सम 90, 1, 91, 9, 100 उससे डिवाइड कर दो तो मास आता है 20.18। तो ये एवरेज एटॉमिक मास होता है जो रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और ये फ्रैक्शन में होता है। जबकि आइसोटॉपिक मास या एटॉमिक मास जो होता है वो ऐसे नहीं है, वो ये होगा 20, 21, 22। अब मालिकुलर मास, जैसा कि आपको बताया, मालिकुलर मास बनता है टोटल मास ऑफ मालिक्यूल, तो जितने एटम है उनको ऐड कर दो तो मालिकुलर मास आ जाएगा। तो मास में से फ़र्क इनका आ सकता है एवरेज एटॉमिक मास का और एटॉमिक मास का फ़र्क, जो मैंने अभी बताया 2 पॉइंट। तो ये मास निकालने के तरीके, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। मास निकालने के तरीके केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं? वेपर डेंसिटी मेथड नाम है और फार्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, ये देखिए फार्मूला। और दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है ग्राहम डिफ्यूजन मेथड। ये आगे चला गया, मैं आप इसको पीछे करके, ग्राहम डिफ्यूजन मेथड, उसका फार्मूला डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ला नहीं है, उसमें फार्मूला रेट और डिफ्यूजन R1/R2, तो वो मैथ्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है M2/M1 करके अंडर रूट। ये दूसरा तरीका है। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये भी आप पढ़ के आए हुए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी राउट्स लॉ के साथ सॉल्यूशन की, तो उसमें पाई से मुराद ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका मास ढूंढने के लिए? मालिक्यूल का मास ढूंढने के लिए। तो इसके अलावा एक और मेथड भी है, वो है विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी मेथड से भी मास निकाला जा सकता है। अब कुछ मास की इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इक्विवेलेंट वेट किसी चीज़ का पूछ लें, ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट वेट हर एक के लिए मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं होता, ये हो भी सकता है नहीं भी होता। तो अभी ये है क्या, 3-4 चीज़ों के लिए मैं डिफाइन करूँगा। एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या है, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है, और मेटल आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या हम लेते हैं। सबसे पहले एसिड के लिए, एसिड के लिए होता है जो उनका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिड जितने प्रोटॉन दे सकता है। मिसाल के तौर पर HCl, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 36.5, वो क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन 1। अब HCl सिर्फ एक हाइड्रोजन दे सकता है तो 1 से डिवाइड करो। जब बात आएगी H2SO4 पर तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 दे सकता है तो 2 पे डिवाइड करो, तो इक्विवेलेंट वेट उसका आधा होगा 49। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए ये हो गया। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट बेस के लिए। तो बेस NaOH, ये जितने OH आयन दे सकता है उसके साथ डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट 40 है, NaOH OH सिर्फ 1 देता है तो 1 से डिवाइड कर दो। बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 के साथ कर दो, तो उसका फार्मूला क्या है? बेस के लिए मॉलिक्यूलर वेट ओवर OH आयन की तादाद से डिवाइड कर दो जो वो दे सकता है। और किसी भी आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर वेट ओवर उस आयन पे जितना चार्ज है। मतलब सल्फेट है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फेट के मास 96 को 2 पे डिवाइड कर दो। और अगर हमारे पास आ जाता है फास्फेट, फास्फेट का मास होता है 95, तो चार्ज इसका -3 है तो 3 पे डिवाइड कर दो, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इसी तरह आप देखें किसी कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनाइन। मसलन कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कार्बोनेट जो है 2 नेगेटिव है, तो 2 है इसमें, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, 2 पे डिवाइड करें तो वो 50 आ जाएगा, 50 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तो उसका ये तरीकाकार है मॉलिक्यूलर वेट ओवर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है KMnO4 वाली, इसमें मैंगनीज़ का जो चार्ज है वो +7 है, ये आप देख सकते हैं, मैंगनीज़ का चार्ज +7। अब ये रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ और MnSO4 बना, अब चार्ज रह गया +2, तो कितना फ़र्क पड़ा? 5 का, +7 से +2 रह गया, 5 का फ़र्क पड़ा।
तो इस एसिडिक मीडियम में जब हम KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट लेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को 5 पे डिवाइड कर देंगे कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब होते हैं। जब KMnO4 बेस के अंदर लेंगे तो अब KMnO4 में मैंगनीज रह जाता है +6, उसका चार्ज पहले होता है +7। अब मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट के बराबर बनाते हुए डिवाइड करेंगे हम 1 के साथ। इसी तरह जब हम न्यूट्रल मीडियम में लेंगे तो KMnO4 में मैंगनीज की वैलेंसी है +7, जबकि वो वाटर के अंदर जाने के बाद वो MnO2 में चला गया तो उसकी रहेगी +4। तो कितने का फ़र्क पड़ा? 3 का फ़र्क पड़ा। तो अब इसका हम वेट लेने के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया ऑक्सीडिडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला। इसी तरह एसिडिक साल्ट है, हर एक का फार्मूला अलग है। तो आपको ये फार्मूला और इसको फाइंड करना आना चाहिए कि आप किस तरह इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इस तरह मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये कैलकुलेशन के टूल हैं सारे, वैसे इनको मैं फ़िज़िकली कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व फॉर्म में वो भी आपको वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये अब मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, इस पे सवाल आता होता है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, सारे जितने कंपोनेंट हैं उनका मोल, मतलब 2 कंपोनेंट है A और B, तो A का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू A के मोल ओवर टोटल मोल। ये आप देख सकते हैं टोटल मोल, ये A के मोल। इसी तरह B का मोल फ्रैक्शन B के मोल ओवर टोटल मोल, और दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। याद रखें सम 1 के इक्वल होता है और मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। ये 2 बातें याद रखनी है, MCQs में आ सकती हैं आपको। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आम तौर पर जब हम इक्वेशन टाइप करने लगते हैं तो 2 से शो करते हैं, सॉल्वेंट को हम x1 से शो करते हैं। ये भी याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन बड़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए भी एक होता है परसेंट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गए कुछ कैलकुलेशंस। लास्ट टॉपिक इसका रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस बेसिक कॉन्सेप्ट का कि स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ है। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है आपने जो इक्वेशन के दौरान करनी है, इक्वेशन की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो वो डिफ़ाइन इसको हम यूँ करेंगे, बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एक हम इसको यूँ करेंगे कि कैलकुलेशन है स्टोइकियोमेट्रिक बेसिकली ना, ये कैलकुलेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। इस तरह लफ्ज़ होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो उसके लिए 4 लफ्ज़ MCQs में आते हैं, प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसेस लीस्ट प्रोडक्ट, और दूसरा लफ्ज़ आता है कंज्यूम्ड अर्लियर, कंज्यूम्ड अर्लियर, और फिर वर्ड आता होता है कि नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो मुकम्मल ही नहीं होते, तो वहाँ लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट मौजूद नहीं है। और चौथा लफ्ज़ इसके लिए आता होता है कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस इसके उलट जो बच जाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। इसकी मिसाल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल कहता है 20 ग्राम कैल्शियम को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं तो कैल्शियम जल्दी ख़त्म हो जाएगी सारे आइटम उसके, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन 3 किस्म की हैं, वेट वॉल्यूम और वॉल्यूम। और वेट वॉल्यूम एनर्जी रिलेशनशिप भी इसमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक इसके 3 स्टेप बता देता हूँ, आप इन 3 स्टेप से जो है वो बाहर नहीं निकलना, तो आपकी सारी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हो जाएंगी। वो 3 स्टेप कौन से हैं? आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ 2H2 + O2 की, आपने इन 3 स्टेप से बाहर नहीं निकलना। वो 3 स्टेप कौन से हैं? आपको ये दिया गया है कि जनाब ये 4 ग्राम है, तो बताएं वाटर कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, और ये एक्सेस में है। पहला केस मैं करा रहा हूँ एक्सेस में है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब गिवन वेट किसका है? 4 ग्राम इसका है। सबसे पहला स्टेप है गिवन के मोल मालूम करो। दूसरा है गिवन और अननोन के मोल का कंपैरिजन करके अननोन के मोल मालूम करो।
जो असल स्टोइकियोमेट्री का स्टेप है दूसरा। और तीसरे स्टेप में अननोन के जब मोल मालूम हो जाएं तो उसकी अमाउंट या उसके नंबर ऑफ़ एटम वो मोल वाले फार्मूलों से लगा कर मालूम करो। अब मैं इसका एक सवाल करके दिखा देता हूँ। 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो पहला स्टेप क्या था, उसके मोल मालूम करने हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 मोल आ गए। अब गलती क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं हाइड्रोजन का मास 2 और ये साथ 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इस काम के लिए नहीं है। मोल मालूम करने हैं, सिर्फ उस चीज़ का मास के साथ डिवाइड करो, वेट ओवर मोलर वेट। तो ये आगे मोल 2। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि जो मोल आए हैं इनका कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे होगा, आपने देखना H2 इक्वेशन बताती है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हों तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। अगर 1 हो तो 1 बनेगा। तो असल में कितने हैं हमारे पास, 2 ही हैं। अभी जो हमने निकाले थे 2, तो हाइड्रोजन के वाटर के भी 2 बनेंगे। जैसे कहते हैं यूनिटी मेथड। जितना पहला स्टेप है, पहले बात वो लिखनी है कि जो इक्वेशन में दी गई होगी, यानी ये 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, तो 2 मोल वाटर के बनते हैं। 1 है तो 1 बनेगा। कैसे, 2 को डिवाइड कर दें तो जाके, और 2 है तो अब मल्टीप्लाई कर दें 2 को तो जाके। तो यूनिट निकालने के लिए पहले लेफ़्ट हैंड वाली चीज़ को इसके नीचे डिवाइड करना है ताकि 1 हो जाए इधर। फिर जितने में आप निकालना चाहते हैं आगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब वाटर के 2 मोल्स बनेंगे। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है जी, आपने वाटर के 2 मोल निकाल लिए, इसके 2 मोल। अब आपने फार्मूला आपको पता है, मोल इज इक्वल टू वेट ओवर मोलर वेट। तो आपने वेट निकालना है, कितना अमाउंट होगी, तो मोलर वेट उससे मोल को मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलर वेट भी वाटर का कितना होता है, 18 होता है। जब मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल कितने पहले निकाले थे हमने, 2 मोल बनेंगे। तो आंसर आया 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं। और अगर दोनों रिएक्टेंट दिए हों, मतलब हाइड्रोजन भी दिया होता, ऑक्सीजन भी दिया होता, तो फिर आपने क्या करना था, आपने फिर दोनों के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार करना था और दूसरे स्टेप पे देखना था कि वाटर के मोल किस से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। मसलन हाइड्रोजन कहती है वाटर के मोल 2 प्रोड्यूस होंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ कैलकुलेशन हम करते हैं, ऑक्सीजन का कुछ दिया होता तो उसका जवाब आता वाटर के मोल 4 पैदा होंगे। तो हम ऑक्सीजन को कहते कि तुम जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम हाइड्रोजन की बात मानेंगे। और फिर तीसरा स्टेप फिर ये वाला ही हम करते, हाइड्रोजन की बात मानते हैं 2 मोल वाटर के मानकर मल्टीप्लाई करते हैं हम मोलर वेट से। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो आप निकालती 1 मोल बनेगा तो फिर हम उसकी बात मानते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का तरीका कि दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और उसके बाद अगली कैलकुलेशन करने का तरीका ये है। तो स्टोइकियोमेट्री में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बगैर भी कैलकुलेशन होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ भी कैलकुलेशन होती है। तो ये है जी चीज़। इसके लिए आप बेस्ट है कि साथ साथ आप कैलकुलेशंस भी करें। अगर कोई मुझे कैलकुलेशन करके चेक करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है वो आप किसी भी बुक की एग्ज़ाम्पल उठाएं, एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और उसके साथ अपने आंसर बनाएं जो मैंने फार्मूले इसमें लिखवाए हैं। थ्योरी की बातें इसमें से इतनी ही आती हैं, मैंने निशानदेही कर दी है कि किस किस्म का सवाल आता है किसका नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा केमिस्ट्री का लेक्चर था। आगे से आगे ज़रा काम मुश्किल भी चलेगा और 1 या 2 लेक्चर हमारे टोटल न्यूमेरिकल पे भी होंगे। उसमें मैं फार्मूले सारे और उनके टेस्ट केसेस, अगर ये स्टेटमेंट में आया हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगना है, दूसरी चीज़ आई हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगना है, इस तरीके से उनके काम करवाऊँगा। शुक्रिया। ये पहले लेक्चर का ही दूसरा पार्ट था।